आज हम हिंदुस्तान के मशहूर और मुसलमान के दर्द को महसूस करने वाले गुजरात के बहुत बड़े नामी गिरामी ज़फ़र सरेशवाला, ज़फ़र का मतलब ही होता है कामयाब बिजनेसमैन से हिंदुस्तान के हाल में जो अभी प्रोग्राम चल रहे हैं लोगों के, उस पे कुछ बात करेंगे। मुसलमानों के कुछ कन्फ्यूजन्स हैं ज़फ़र साहब से, वो उनसे सीधी बात करेंगे। ज़फ़र साहब, आजकल जो हालात चल रहे हैं उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक बात मैंने ये बहुत तजुर्बे से देखा है, बल्कि मुझे याद है बहुत अच्छी तरह से, यानी ख़ासतौर से जो इलेक्शन के ज़माने में अभी जो पॉलिटिकल पार्टी के लोगों के जो बयानात वगैरह आते हैं, मैंने एक बात बहुत अच्छी तरह से समझी है और मैं मुसलमानों को ये बोलता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाब भी हुए हैं। और उसकी बहुत सारी वजह, जो रोज़ ज़्यादा स्टेटमेंट आने की भी एक वजह है कि हम कामयाब हुए हैं। वो क्या है कि देखिए, ये हमेशा इस किस्म के जो स्टेटमेंट और ये इसलिए होते हैं कि मुसलमान भड़कें जी। अब आप देखोगे, अगर पिछले 2 साल से मैं खुद भी देख रहा हूँ और बहुत लोगों की मेहनत है इसमें, मुसलमान रिएक्ट ही नहीं कर रहा है। जैसे मसलन आपके सामने अभी बाबरी मस्जिद, ये राम जन्मभूमि का शुरू हुआ था अभी 6-7-8 महीने पहले, है ना, इन्होंने जो जमा किया, मुसलमान खामोश है, कोई जवाब दिया मुसलमान ने। दूसरा, ट्रिपल तलाक के मामले में पहली बार मुसलमान बोला था, लेकिन जो दोबारा आया तो कोई स्टेटमेंट आया कहीं से भी, कोई जुलूस निकला नहीं निकला। तो मैं हमेशा से कहता हूँ, ये मेरा गुजरात के जो फसादात के ज़माने का तजुर्बा है, 25-30 साल पुराना, कि ये लोग इश्तियाल में लाते हैं आपको, आप इश्तियाल में आ जाते हो, इनका काम हो जाता है। तुम जिस दिन रिएक्ट करना बंद कर दोगे, फिर देखो क्या होता है। अब आप देखो, अभी पिछले 2 साल से मुसलमान रिएक्ट नहीं कर रहा है कोई भी चीज़ में। तो ये तो ऐसा हुआ, बकौल हमारे सलीम साहब के, वो कहते थे यार तुमने तो कमाल कर दिया। ये तो ऐसा हुआ कि गब्बर सिंह बोलता मुझे लड़ना नहीं है, तो बोले ये शोले फिल्म पूरी कहाँ से होगी भाई? इनकी ये जो फिल्म है, जो आप कह रहे हो, ये जो सारी, वो तब चलेगी तब सामने रिएक्ट होगा। जब वो मुसलमान रिएक्ट करना ही बंद कर देगा तो क्या होगा? इनकी दुकान बंद हो जाएगी। और हो गई भाई। बाबरी मस्जिद के मामले में बड़े चढ़ के आए थे, बड़े यूं 20 लाख और 15 लाख को जमा करते थे। क्या हुआ अभी? इनकी दुकान चलती कब है कि मुसलमान निकले नारे तकबीर अल्लाह अकबर, हम नहीं बनाने देंगे। मुसलमान तो कहता बनाओ ने भाई, आपने 28 साल लगाए मंदिर बनाने में, 28 साल से आप बना नहीं सके। तो ये जो आप जो कह रहे हो ना, जो चीज़ें हैं, ये इलेक्शन के ज़माने की हैं, इससे ज़्यादा इसको समझने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी। आपको लोग नरेंद्र मोदी से बहुत करीब मानते हैं, खासकर मुसलमान भी मानते हैं, और आपका एक बयान अक्सर आता है, समझ में लोगों को नहीं आता है, कि आप बोलते हैं कि मोदी कॉमनल नहीं है। मोदी तो फिर क्या है? आपका पैमाना क्या है उनको नापने का? देखिए, एक तो है कि मेरा खुद उनसे देखिए, एक तो है पुराना ताल्लुक, एक तो है पॉलिटिकल कंपल्शन सियासी, और एक है जो आदमी की अपनी ज़ाती ज़िंदगी। तो मेरा उनसे ताल्लुक़ रहा है, यानी मुझे उनके बारे में जो भी बोलने से मुझे ना कोई डर है ना कोई मुझे कुछ लेना है। जो मैं कह रहा हूँ तो बिल्कुल इस बुनियाद पे कह रहा हूँ कि मेरा उनसे जो ताल्लुक़ रहा है, 11 13 साल तो बहुत करीबी रहा है, तो उसमें बिल्कुल नहीं है वो। हाँ, एक है पॉलिटिकल पार्टी की अपनी जो कंपल्शन होती है। जैसे मुझे 2004 का जब इलेक्शन हो रहा था, जब 2004 का, उस वक्त मोदी साहब ने खुद मुझे कहा, बोले यार देखो ज़फ़र, अभी ये इलेक्शन का माहौल चल रहा है और बहुत कुछ यार बोलना पड़ेगा, तुम बहुत कुछ सुनोगे तो यार वो ऐसा है, ये मोदी साहब के लफ्ज़ हैं, ये ऐसा है कि जैसे आपने यूपी में देखा होगा होली के ज़माने में, बोले वो रंग डालते हैं, फिर क्या कहते हैं भाई होली है, बुरा मत मानना। तो इलेक्शन में बहुत कुछ सुनोगे तो है बुरा मत मानना। तो सियासी पार्टी के जो लीडर हैं, 2 किस्म के मिलेंगे आपको। एक आपकी मोहब्बत में बोलते हैं, है ना, एक आपकी मोहब्बत में टोपी पहन लेते हैं। एक मिनट, वो मोहब्बत में जो बोलते हैं ना, वो जितने झूठ बोलते हैं, इतना ही नफरत में जो बोलते हैं वो भी इतना ही झूठ बोलते हैं। तो हमको दोनों को वही रखना चाहिए। वो जो मोहब्बत में बोलते हैं उससे हम बड़े वो हो जाते हैं। जैसे कोई अगर सियासी इफ्तार पार्टी कर लेता है तो हम समझते हैं यार बहुत कुछ कर लिया। मुझे हमारे एक दोस्त हैं, आपके यूपी की सियासत में उनका बड़ा नाम है, मैं नाम नहीं लेता, वो कहते थे कि आपकी कौम बहुत आसान है भाई, 2-3 लफ्ज़ बोल दो उसमें बिक जाती है पूरी कौम। नारे तकबीर अल्लाह अकबर,
अडवाणी को जेल में भेजेंगे, बाबरी मस्जिद वहीं बनाएंगे। बस ये 2-3 लफ्ज बोल दो, पूरी कौम आपकी। तो यही है। तो मैं अपनी कौम से कहता हूं कि क्या यही जुमले सुनकर आप खुश हो जाते हो? टोपी पहन लेवे, कोई इफ्तार की पार्टी करा देवे, लाल कपड़ा बांध लेवे, अगर यही चाहिए तो फिर हमसे ज्यादा बेवकूफ कोई नहीं होगा। तो हमारा पैमाना जो है जज करने का, उनका भी और इनका भी, भाई ग्राउंड पे क्या कर रहे हो या नहीं कर रहे। बोलना, मैं तो मोदी साहब को तब बोला था कि सर मुझे है ना आपके बोलने, आप माफी की बात आई थी तब, मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए आपकी माफी, नहीं चाहिए। हम तो आपको जांचेंगे आप जमीन पे हमारे लिए क्या करते हो या नहीं करते। ये लफ्ज जो है ना, इन सब हमको बाहर निकलने की जरूरत है। तो सर जमीन पे क्या किया मुसलमानों के लिए मोदी जी? जो मुसलमान मोदी से खफा है, मेरे ख्याल में बीजेपी से खफा नहीं है। आपके हिसाब से क्या? नहीं, बिल्कुल। इसलिए मेरा जो कहना है कि ये जो इनकी गवर्नमेंट है अभी 5 साल, इनकी अगर गवर्नमेंट को, क्योंकि मेरा करीबी ताल्लुक रहा 3 साल तो बहुत ज़्यादा रहा है, जब मैं चांसलर था यूनिवर्सिटी का, तो मेरा डायरेक्ट राब्ता मोदी साहब से था। और उन्हीं के ज़माने में जो काम हुए, यानी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी जो है 98 से थी जी। किसी ने नाम भी नहीं सुना था, मैंने भी नहीं सुना था जी। जब मैं वहाँ गया तो मैंने उनको एक ही कहा था, एक ही शर्त पे कि भाई मुझे कोई चांसलर बनने का शौक़ नहीं है। तो कहा नहीं, मैं तुमको इसलिए भेज रहा हूँ कि तुम कोई चेंज लाओगे वहाँ पर। तो मैंने कहा एक चांसलर क्या ला सकता है चेंज? तो कहा नहीं, पूरी आज़ादी तुमको। तो मैं, शायद ही आपने हिंदुस्तान में देखा होगा जो चांसलर, वरना चांसलर के तो नाम भी नहीं आता। मैंने तो पहली मीटिंग में वाइस चांसलर साहब को कहा था कि देखो भाई, आपने कभी ऐसा चांसलर नहीं देखा होगा। हाँ, डे टू डे में मैंने कहा था कि भाई मैं कारोबारी आदमी हूँ, और मेरे वालिद का एक डायलॉग हमेशा याद है, और वो हमारे लिए, हमारे ऊपर चश्मा है। वो कहते थे कि अहमद शाह अब्दाली जो आया था ईरान वाला, और उसने जुल्म किया बहुत, जो प्लंडर किया था, लोग हैरान हो गए थे उससे कि भाई कैसे रुका जाए। तो बोले बादशाह के दिमाग को ठंडा कैसे किया जाए, बादशाह के दिमाग को, तो उसको हाथी की सवारी लाए, और हाथी की सवारी आई और कहा कि बादशाह सलामत बैठना है आपको। तो अहमद शाह अब्दाली बैठा हाथी पर। तो जैसे बैठा उसने कहा भाई लगाम कहाँ है इसकी? तो कहा कि बादशाह सलामत, ये हाथी है, ये महावत चलाते, इसकी लगाम नहीं होती। तो फ़ौरन उतर के अपने घोड़े पे बैठ गया, और उसने कहा कि अहमद शाह अब्दाली ऐसी सवारी पे सवार नहीं करता जिसकी लगाम उसके हाथ में ना हो। तो मैंने कहा मैं चांसलर ऐसा नहीं हूं कि आप डिसीजन लेते रहोगे और मैं चुपचाप, मैं वो चांसलर नहीं हूं, और मैं नहीं रहा वैसा। मैं अपने पूरे, और गवर्नमेंट से भी बहुत सारे काम करवाए मैंने 3 साल में। वो यूनिवर्सिटी जिस हाल में थी और मैं जिस हाल में छोड़ के गया, जमीन आसमान का फर्क है। तो वो इन्हीं से करवाया भाई। अब नहीं, अब सुनिए ना, मैं एक पैमाना, वो मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी 100%, बल्कि 99.9% मुसलमान पढ़ते हैं उसमें जी। उसके असातिज़ा मुसलमान हैं, ठीक है, और उसमें 20,000 बच्चे कैंपस में, 165 उसके लर्निंग सेंटर हैं, और 1 लाख से ज़्यादा डिस्टेंस लर्निंग में। मैं गया वहाँ, तो वहाँ पर उसका BA और MA का कोर्स रिकग्नाइज नहीं था। उनकी एक पॉलिटेक्निक है दरभंगा में, वो रजिस्टर्ड, वो रिकग्नाइज नहीं थी बाय AICTE, पैसे नहीं थे। सबसे पहले 2015 में ये गवर्नमेंट ने 245 करोड़ रुपए दिए भाई जी। अच्छा, जब वो 245 करोड़ रुपए आए तो पता चला कि उसमें 105 करोड़ रुपए वो थे जो मौलाना आजाद को ड्यू थे 2012 से। तो अब आपको यह तय करना है कि आपकी मोहब्बत में जो बोलने वाले हैं वो चाहिए आपको, या कुछ भी बोलते रहें और काम। तो 245 करोड़ लाए, सारे कोर्सेज अल्हम्दुलिल्लाह में जब निकला तो एवरी सिंगल कोर्स इज अप्रूव्ड नाउ। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि वहां पर कभी भी मौलाना आजाद में कैंपस रिक्रूटमेंट का सेल भी नहीं था। मैंने शुरू किया वहां पर प्रोग्राम जो कभी नहीं होते थे, इंटरनेशनल सेमिनार करवाए। ये आपकी 3 साल 4 साल से कॉन्वोकेशन नहीं हुई थी, हमने शाहरुख खान को बुलाया, आया वो। तो ऐसा नहीं है, आप अपनी बात रखो। इसलिए मैं ये कहता हूं कि पार्टी और गवर्नमेंट में बहुत फर्क होता है। एक पार्टी कुछ भी बोले, हमारे यहां कहते हैं इंडिविजुअल में फर्क नहीं होता। नहीं, देखिए मोदी साहब भी है ना, कोई बेवकूफ नहीं है, बहुत अक्लमंद आदमी है। उनको मालूम है कि उनको कहां नाम बनाना है, इसलिए मोदी साहब को पता है कि उनको कहां जाना है, तो वो ये चीजें नहीं करेंगे। दूसरी बात, अगर ये गवर्नमेंट, जैसे एक काम है मैं आपको बता रहा हूं,
वहाँ जब मैं गया तो एक चीज़ पता चली कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2012 में मौलाना आज़ाद को यूपीएससी की ट्रेनिंग एकेडमी दी थी। 13 में नहीं हुई, 14 में भी नहीं हुई, 15 में हम उस पर लगे, उसमें 8-10 करोड़ रुपए का खर्च हुआ, वो तैयार हुई। 16 के अंदर हमने बच्चे लिए उसमें, और 2017 में पहली बैच में 3 बच्चे सिलेक्ट हुए मौलाना आज़ाद के यूपीएससी ट्रेनिंग एकेडमी में। मैंने उनके एक मिनिस्टर से पूछा, उसने कहा यार जफर भाई, अगर हम आपसे दुश्मनी करते हैं मुसलमानों से, अगर हमें दुश्मनी होती तो चलो पैसे तो दे दें, हम ट्रेनिंग एकेडमी देंगे यूपीएससी की मौलाना आज़ाद को, क्योंकि ये तो परपेचुअल है भी, एक ट्रेनिंग एकेडमी कायम हुई है ना, मतलब यहाँ तो बोले। तो मैंने ये देखा, इसलिए कि मैं जो भाई मिनिस्टरों से भी, क्योंकि इख्तिलात हुआ मेरा भाई ये 5 साल में बहुत सारे इनके मिनिस्टरों से अपने प्रोग्रामों में मैंने बुलाया। तो देखिए, एक है सियासत और एक है हुकूमत, बहुत फ़र्क है। ये यूँ समझते हैं कि ये रास्ते से हम हुकूमत में पहुँच सकते हैं, वो ये समझते हैं कि मुसलमानों को इस तरह से चिकनी चौपड़ी प्यार मोहब्बत की बात करके हुकूम, मकसद दोनों का पावर में पहुँचना है। इसलिए एक सेकंड के लिए भी मुसलमान को यह समझना नहीं चाहिए कि बीजेपी जो है भाई क्या है, बीजेपी किस कारोबार में है भाई, उनका कारोबार क्या है? क्या बीजेपी मुसलमानों से दुश्मनी और हिंदू से मोहब्बत के कारोबार में है कि पावर के कारोबार में? आप बताइए। बस, तो उनका मकसद है कारोबार, ये रास्ते से पावर में जाना। और मैंने एक बात देखी कि पावर इज अ ग्रेट लेवलर। हमने स्कूल में देखा, तबलीग में देखा हमने कि जो आदमी बड़ा वो होता है उसको अमीर बना दो जमात का, बुजुर्गी आ जाती है सारी। क्लास में पुराने ज़माने में देखते थे कि मॉनिटर बना दो। तो पावर जो है ना इज़ अ ग्रेट लेवलर। और फिर मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे फिक्र इसलिए नहीं है कि हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इतना ज़बरदस्त है ना कि कल को प्रवीण तोगड़िया भी अगर प्राइम मिनिस्टर बन जावे ना तो वो कुछ भी नहीं कर सकता जो वो चाहता है, पॉसिबल ही नहीं है। हमारे यहाँ की डेमोक्रेटिक सिस्टम और हमारे का जो स्ट्रक्चर है पावर का, वो ऐसा है कि कोई खिलवाड़ कर ही नहीं सकता। इसलिए परसेप्शन अपनी जगह पर है, हमको आगे जाने की जरूरत है। यानी एक तो है दीवार है, लेकिन अब हमको है ना ये दीवार के पीछे क्या है वो देखने की जरूरत है। तो हमको ये पैमाना होना चाहिए हमारा जज करने का। तो सर, ये जो चांसलर आपको बनाया गया उससे आप खुश थे? बिल्कुल। या एक और आपका ही इंटरव्यू हमने टीवी में देखा है कई बार, आपने कहा है कि मुसलमानों को क्या मिलता है, वक्फ मिल जाएगा, हज मिल जाएगा, माइनॉरिटी अफेयर्स मिल जाएगा। तो आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े, उसका वाइस चांसलर क्यों नहीं बनाया गया? एक बात कि सिर्फ उर्दू के लिए बनाया गया? हाँ, मैंने सोचा कि मैं जाकर क्या चेंज कर सकता हूं, और वो मैंने इसलिए लिया। अच्छा, मेरे को, मैं जैसा आपने कहा कि ये सब किया, मैंने अपने 3 साल के टेन्योर में 6 चीफ मिनिस्टरों से ज़मीन भी ली मौलाना आज़ाद के लिए, और वो चीफ मिनिस्टर सारे बीजेपी के थे। ये जो है छोटा यूनिवर्सिटी था बहुत, आपने ठीक है उसको 200 करोड़ से 1000 करोड़ में पहुंचा दिया, लेकिन जो 1000 करोड़ का था उसको अगर आप जाते इसी रफ्तार से तो वो 5000 करोड़ का होता। नहीं, एक मिनट, कहाँ भेजते मुझे? जामिया मिलिया तो अलग है, उसका वो सरकार का कुछ नहीं है उसमें। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में अलीगढ़ वाले तय करते हैं, वो गवर्नमेंट का कुछ भी नहीं है। तो मैंने उसको तो देखा ही नहीं कि मुझे क्या, मैं समझा यहाँ, क्योंकि अलीगढ़ का तो एक मकाम है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का चांसलर बनाने का गवर्नमेंट का रोल ही नहीं है, वो तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की सेनेट है। इसी तरह जामिया मिलिया भी यहाँ इन्होंने बनाया, तो मैंने सोचा चलो भाई यहाँ मैं कुछ कर सकता हूँ जो जीरो पर है या माइनस पे है। अलीगढ़ तो है ही, क्योंकि मेरा उससे ताल्लुक़ रहा है सालों से, तो अलीगढ़ का एक मकाम है। जामिया मिलिया में मेरा आना जाना रहा है, जामिया मिलिया भी एक लेवल पे थी, मौलाना आज़ाद बिल्कुल नहीं थी। और दूसरा ये था कि मौलाना आज़ाद में पढ़ने वाला जो मजमा था ना, वो बिल्कुल लोएस्ट कैटेगरी का था मुसलमानों में। वो एहसास है, जब मैं गया पहली मरतबा तो मुझे लगा कि ये एहसास कमतरी में जी रहा है। तो मैंने कहा मैं इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह ऐसा करके जाऊंगा कि ये अपनी डिग्री बताएगा कि मैं मौलाना आज़ाद का ग्रेजुएट हूं, और वो आया। तो मेरा मकसद जो था अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरा हो गया। बीजेपी जो है वो बगैर टिकट दिए भी 4 चीजें देती है आपको, वक्फ बोर्ड, हज कमेटी, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन और नॉट बीजेपी सर, कांग्रेस। सुनिए, मैं वही कहना चाहता था कि बीजेपी बगैर कुछ दिए भी ये 4 चीजें देती है, ये एक टुकड़े फेंक कर भी यही 4 चीज देगी। मुझे आप बताओ कि भाई 55 साल, ये तो छोड़ो ना, अभी आए
क्या आप कहना चाहते हो कि मुसलमान इतना अपाहिज है इस मुल्क का कि वो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बन सकता, मुसलमान जो है डिफेंस मिनिस्टर नहीं बन सकता, मुसलमान प्राइम मिनिस्टर के बारे में तो ख्वाब ही नहीं देख सकता, मुसलमान रॉ का चीफ नहीं बन सकता, मुसलमान आर्मी का चीफ नहीं बन सकता? तो मोदी तो अभी आए भाई, ये तो अनरिटन लॉ है ना आजादी के उस दिन से। तो मोदी को क्यों, आप किस बात पे मोदी को दोष देते हो आप? भाई मोदी तो अभी आए, जी जी, ये है नहीं है, आप मुझे बता दो। और ये 4-5 चीज गिना देंगे आपको, जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद, 2-4 गवर्नर। तो मैं इनको कहता हूं कि भाई 10 से आगे उंगली जाएगी नहीं आपकी। मतलब कहना क्या चाहते हो आप? देखिए बीजेपी से मुझे क्यों प्रॉब्लम नहीं है कि वो तो आपके मुंह पे बोलती है, और तुम जो हमारे टुकड़ों पे पलते हो, तुम हमारे वोटों की वजह से हो, देते क्या हो? अभी आप बहुत दूर मत जाओ ना, अभी ये इलेक्शन हो रहा है, आधे से ज्यादा हिंदुस्तान में तो कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया किसी मुसलमान को। गुजरात में मुझे याद है 84 से 35 साल में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिए कांग्रेस ने, तो बीजेपी भी नहीं देती। बीजेपी असेंबली में एक भी नहीं देती। अच्छा, असेंबली में ये नहीं है, अहमद पटेल एक बार भरूच से 84 में लास्ट, उसके बाद से दी नहीं है। 35 साल से। तो आप यूं कहना चाहते हो कि गुजरात में इतना अपाहिज है मुसलमान कि एक काबिल ही नहीं है एक टिकट के लिए भी? नहीं सर, एक नहीं तो मैं पूछता हूं भाई। नहीं, वो कहना नहीं, कहना ये है कि अगर मैं गलत हूं तो आप भी हो जाएंगे, अगर कांग्रेस ने नहीं दिया तो बीजेपी। नहीं बीजेपी छोड़ दो ना, बीजेपी तो कहती है, बीजेपी तो देखिए दे दो, वो तो कहती है, वो तो कहती है। तो मुझे मालूम है उनको डील करना आता है, मुझे बीजेपी को डील करना आता है। ये इनका मैं पूछ रहा हूं कि जो दुआई हमारी देती है, इनके प्राइम मिनिस्टर बोले थे कि इस मुल्क का पहला क्या डायलॉग मिला, आखिरी भी मिला नहीं वाला आपको। तो मेरा यह कहना है कि बीजेपी से बात ही मत करो ना, वो तो अभी आई है। ये जो उससे पहले तो 55 साल तक थे ना आप। बिल्कुल। आप मुझे बता दो फखरुद्दीन अली अहमद और डॉक्टर जाकिर हुसैन से आगे आपकी गाड़ी जाती हो तो, कि ये कुछ भी ना दिए बगैर ये 2-4 चीजें देंगे, ये 2-4 टुकड़े फेंक कर भी वही देंगे। तो क्या आपको यही चाहिए? मैं तो कहता हूं नहीं चाहिए। मैं तो मोदी साहब को मुंह पे कहता था कुछ नहीं चाहिए भाई आपसे, हमको आप खाली इतना कर दो कि हमारे प्रोग्रेस के अंदर रखना मत डालना, हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए। यू गिव अस अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म, हमें लेना आता है। मैं तो उनको कहता था ओपन कि भाई जब बन जाओ आप प्राइम मिनिस्टर तो 2 चीजें खुदा के वास्ते फौरन बंद कर देना, एक माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री बंद कर देना, एक हज कमेटी बंद कर देना। क्योंकि ये 2 वो है कि तुम्हारे जो मुसलमान जो हैं रबर स्टैंप हर पॉलिटिकल पार्टी के, उनको मिनिस्टर तो बनाओगे नहीं तो कहां लगाओ? तो हज कमेटी के बना दो उनको क्या मेंबर, वक्फ बोर्ड के मेंबर, और ये इसमें बेचारे खुश हो जाएंगे। तो मैं खुदा के वास्ते कहता हूं ले जाओ, नहीं चाहिए हमको। तो सर इतनी आपकी बात सुनते हैं मोदी जी, फिर आपने कहा अभी कुछ दिन पहले कि मुझे यूज किया गया। नहीं मैंने नहीं, वो मैंने यूज, वो उन्होंने डाल दी, वायर ने वो डाल दी, मैं तो उसमें पूरा कहीं बोला ही नहीं यूज। अबे यूज तो कब होता है कि आदमी, मैं तो जेन्युइनली समझता था कि यह आदमी जरूरी है। और वो उस पर के उनका जो गुजरात का जो 12 साल का जो एक रिकॉर्ड था, उसमें कोई शक ही नहीं है। जो मुसलमानों के साथ उसमें गलती उन्होंने किया मुसलमानों के साथ, बिल्कुल नहीं। जो उनके 2002 के बाद से जो उनका जो पूरा एक जमाना रहा है वो बेहतरीन जमाना है। तो सर उसके बाद उस 2002 में जो दंगे हुए गुजरात में, उसके आपको भी बहुत नुकसान हुआ बिजनेस में। उसके बाद आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए, उसमें आप भी गए थे। जब कुछ नहीं हुआ तो आप क्यों गए थे? नहीं, मैं 2002 के बाद की बात कर रहा हूं। 2002 के बाद जो इनकी हुकूमत हुई, अच्छा 2002 का जो रायट है ना, उसमें तो खैर वो तो ओपन है कि मैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके गया था, मैंने लंदन हाई कोर्ट में अडवाणी के खिलाफ पिटीशन फाइल की थी, वो सब अपनी जगह पर है। उसके बाद हम मिले इनको कि भाई, और हमने सोचा कि भाई मिलना है तो क्यों हृदय सम्राट से कम से मिले। और मुझे आप एक बात बताओ कि अगर गुजरात का मसला है या हिंदुस्तान का जो हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप है, अगर कल को बंगाल में कोई मसला होगा मुसलमानों का, तो आप ममता बनर्जी से मिलोगे या किससे मिलोगे? बिल्कुल। तो गुजरात का मसला है अगर, और हमको अगर सॉल्व करना है तो आप किससे मिलोगे? तो नरेंद्र मोदी थे चीफ मिनिस्टर, तो हमने उनके सामने बातें रखी मुसलमानों की। तो उसके बाद अच्छा 2002 का मैंने अभी किसी इंटरव्यू में कहा था कि उसमें मोदी का तो हाथ ही नहीं है वो राइट में, बल्कि वो वीएचपी से क्लीन चिट मिल नहीं, वो तो छोड़ दीजिए। वीएचपी बजरंग दल के लोगों ने किया था मोदी को बर्बाद करने के लिए। वो तो है, गोवर्धन सडफिया है, प्रवीण तोगड़िया, हरेन पंड्या, ये सब थे प्लेयर। मोदी साहब तो नए नए आए थे
बल्कि उनका दूसरा या तीसरा दिन था, वो खैर अलग कहानी है। लेकिन 2002 के बाद जब ये चीफ मिनिस्टर हो गया और उसके बाद उनका जो मतलब जो बेसिकली जो दोबारा इलेक्शन उन्होंने किया दिसंबर 2002 में, और जिसमें ये 2/3 मेजोरिटी से जीत कर आए, उसके बाद का इनका जो कंडक्ट है कंटिन्यूसली वॉज एब्सोल्युटली पॉजिटिव टुवर्ड्स मुस्लिम्स। तो इसका मतलब आप उसके बाद से 2002 से जब तक वो वहाँ चीफ मिनिस्टर रहे, फिर यहाँ प्राइम मिनिस्टर बन गए, आप सेटिस्फाई हैं? मैं एक नतीजे पे पहुंचा हूं अब कि देखो गवर्नमेंट आएंगी चली जाएंगी, कुछ थोड़ा करेंगी, कुछ कम करेंगी, कुछ ज्यादा करेंगी या कुछ नहीं करेंगी। जो कुछ भी करना है वो आपको करना है। इसलिए गवर्नमेंट जो है ना, ये सिर्फ कैटलिस्ट का रोल अदा कर सकती है। आप जो चांसलर बनाए गए उसी का रिवार्ड तो है ये क्या? अच्छा, यानी चांसलर कोई अवार्ड है? नहीं, रिवॉर्ड है जी। ये तो फिर आपकी अकल पे हैरान हूं मैं। नहीं, वायर पे आपने जो नहीं, मैंने कहा रिवॉर्ड, मैंने वो हंसा, मैंने तब भी मैंने कहा यार अगर कोई चांसलरशिप को रिवॉर्ड समझता हो तो मैं उनकी अकल पे हैरानी होती है मुझे। चांसलरशिप कोई रिवॉर्ड है? अरे वो तो एक जिम्मेदारी थी भाई, और मैंने उसको ये समझा कि मैं कुछ कंट्रीब्यूशन कौम का कर सकता हूं, और मैंने अपनी जो प्रॉक्सिमिटी है उसको इस्तेमाल की। तो मैं वही कहना चाहता हूं आपको कि मैंने 1 इंच जमीन अपने लिए नहीं ली, मैं तो बिजनेसमैन हूं ना। मैंने 6 स्टेट में जमीन मौलाना आजाद के लिए ली। इनफैक्ट मैं योगी आदित्यनाथ को भी जब मैं मिला, जैसे वो चीफ मिनिस्टर बने, तो मैंने उनसे क्या मांगा कि भाई ये, उन्होंने कहा, मुझे पूछा कि भाई आपका विश्वविद्यालय कैसा चलता है। तो मैंने कहा सर बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमारी उर्दू यूनिवर्सिटी है और आप यूपी है और लखनऊ में उर्दू का जो मरकज़ है, और यहाँ हमारे पास हमारा कैंपस नहीं है। बोले मैं क्या करूँ? मैंने कहा सर ज़मीन दो। तो बोले आप अप्लाई करो, मैं 12 एकड़ ज़मीन देता हूँ। लेकिन बाद में हमारे लोगों ने उसको, मैंने शिवराज चौहान से हमने 6 एकड़ ज़मीन ली, भोपाल में है, तेलंगाना में। वो जब हमने प्रोग्राम किया तो वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर की डॉटर आई, तो मैंने बोला ऐसे तो मैं नहीं छोड़ता, तबलीगी हूँ। बोले जब तक कि तबलीग वाले चिल्ला 4 महीना नहीं मांगते, ऐसा हम भी जब तक कुछ मांगे नहीं, तश्कील नहीं कर, हम छोड़ते नहीं है, तो आप क्या दोगी? तो उसने कहा क्या है? तो मैंने कहा, तो मैंने करीम, बोले यहाँ है ना आपकी यूनिवर्सिटी? मैंने कहा यार हैदराबाद को तेलंगाना मत समझो। उन्होंने मुझे करीमनगर में दी ज़मीन 5 एकड़, फिर हमने कश्मीर में ज़मीन है, फिर मैंने महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर से बात की। लेकिन वो जो तेज़ी से मैं जाता था, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बेचारा चूंकि वो पुराने, तो वो मैच नहीं कर पाता था। तो लेकिन मैंने ये देखा, बस मुझे ये कहना है कि ये जो चारों गवर्नमेंट थी बीजेपी की थी, जिस दुकान से जितना सामान मिलता है ले लो। एक दुकान से उम्मीद रखोगे कि सारा सामान मिल जाएगा तो जिंदगी इंतजार करते रहोगे। तो जहां से जितना मिल रहा है ले लो। तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि ये तो आज बीजेपी है या मोदी है। मैं समझता हूं कि हर जमाने में, हर दौर में मुसलमानों का एक ग्रुप होना चाहिए सिविल सोसाइटी का, जो वो गवर्नमेंट ऑफ द डे के साथ बातचीत कर रहा हो। तो सर ये जिम्मेदारी किसकी है? नहीं, हमारी सबकी है। देखिए मैं इजराइल गया था। ये उलमा की जिम्मेदारी नहीं है? देखिए ये मेरी भी, मैं तो समझता हूँ मेरी, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ। मैं इजराइल गया, उसमें गया था, तो मैंने कहा भाई मैं अकेला इजराइल नहीं जाऊँगा, मैं फ़लस्तीन भी जाऊँगा। तो इन्होंने कहा ठीक है। तो मैं 4 दिन इजराइल में रहा और 4 दिन मैं फ़लस्तीन में रहा, और मेरी इजराइल के जो मुसलमानों से बहुत इख्तिलात हुआ, वहाँ के उलमा से, इजराइल के, हाँ, इजरायली मुसलमान। इजराइल में 20% मुसलमान हैं। वहाँ के औकाफ के लोग आए, मेरे को मिलने आते थे। मैंने उनको बोला यार देखो एक बात बताओ, ये नेतन्याहू है, ये तो तुम हटा नहीं सकते इसको। अच्छा आएगा दोबारा? बोला, तो मैंने कहा भाई तुम्हारा भी तो प्राइम मिनिस्टर है ना, इससे बात तो करो। तो मैंने कहा क्यों नहीं? तो वो जो उलमा का मजमा था, सर तो सुनिए अब भाई देखो एक बात है, वो प्राइम मिनिस्टर तो है ना, अच्छा वो आपके हाथ में तो नहीं है। क्या इंतजार करोगे? जैसे वो लोग कहते थे मोदी से मैं मिला, तो मैंने कहा हम हाथ पे हाथ धर के बैठते कि मोदी साहब तो गए ही नहीं ना 15 साल तक, तो मतलब हम बैठ जाते चुपचाप। देखिए एक एक्टिविस्ट हैं हमारे जो एनजीओ चलाने वाले, उनकी दुकान ही चलती है आपकी मुसीबत पर, तो उनकी तो दुकान चलती है। वो आपकी कब्रों पे ताजमहल बनाने वाली कौम है, तो क्या हम उनके ऊपर चलें कि हम अपना मुस्तकबिल अपने हाथों में लेंगे? भाई ठीक है जो भी है हम बात करेंगे उसके साथ। मैंने वहां उनको कहा कि भाई तुम नेतन्याहू से मिलो तो सही। उसके बाद मैं तो खैर वापस आया, फ़लस्तीन भी मैं गया, लोगों से मेरी मुलाकात हुई। उसके बाद वो शेख रैयान हैं जो,
उन्होंने मुलाकात की, मुझे कहा कि यार तुमने ऐसी राय दी कि आज तक किसी ने नहीं दी। बोले पहली दूसरी मुलाकात में कुछ, भाई पानी है ना बार बार टपकाना पड़ता है, पहली बार में नहीं होता, कहीं ना कहीं असर करता है। कहना बोलते हैं ना, कहना ईमान वाले को नफा, हमारा काम है कहना, हम पहले से ही तय कर लेते हैं कि वो हमारी सुनेगा नहीं। देखिए मेरा तजुर्बा ये है जिंदगी में, बहुत सारे लोगों से मैं मिला हूं, मैं आरएसएस के हेडक्वार्टर में भी गया, मेरी भागवत साहब से बहुत 35-40 मिनट बात हुई। मैंने एक बात देखी कि ज्यादातर लोग जो हैं वो सलीम उत्तबा हैं। जब आप बात करोगे, कुछ जिद्दी अनादी किस्म के हैं तो उनको छोड़ दो, लेकिन अगर आप ढंग की बात करते हो और मुदल्लिल बात करते हो, इंसाफ की बात करते हो, नेक नियति से करते हो, आपके अंदर इखलास और लिल्लाहियत है, तो आपकी बात असर करेगी। हम पहले से तय कर ले में, तो भाई क्यों किसी से क्यों बात नहीं करें। मेरा तजुर्बा यह है कि आदमी चांस कहां मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, हमने क्या एक मिनट चांस, अरे भाई एक मिनट, लोगों को कहां मिल रहा है, एक मिनट, जफर सरेश वाला को क्या बोला नहीं है, मिलने पे ही बोला ना मुझे, मीर जाफर, मीर तकी, कौन सा बाकी रखा है, किस बात पर, तो एक मिनट किस बात पर, अरे जफर सरेश वाला की हाल जो हुआ है वो तो ठीक है, मैं छाती ठोक के चल रहा हूं, बाकी डरते हैं बेचारे। भाई मेरे ऊपर जो सारे फखरे जो लगाए हैं आपने, कुफर के फतवे तक लगा दिए सब, वो किस बात पर, लगाने से क्या, जिसने भी लगा, एक मिनट, तो बेचारा दूसरा तो डरेगा ना। भाई देखो गुजरात में जब इनकी हुकूमत आई और जब और जगहों पे आने लगी, अब मेरे को एक बात बताओ, ये स्टैंडर्ड है कि वक्फ बोर्ड, हज कमेटी, ये जो भी इनके जो डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये क्या है, जो हुकूमत आएगी वो अपने लोगों को ठिकाने लगाने के लिए होता है। तो वक्फ बोर्ड में हमारे कुछ लोग आए कि यार जफर भाई हमको भी, मैंने कहा यार बीजेपी में तो आना नहीं है तुमको और वक्फ बोर्ड का मेंबर बनना है। भाई गुजरात में अगर बीजेपी जो है की हुकूमत है, वो वक्फ बोर्ड में किसको रखेगी आप बताओ। अब बीजेपी की हुकूमत है, हज कमेटी में वो किसको रखेगी, तो तुमको बीजेपी का तो मेंबर बनना नहीं है, तो वो तो है ही ना। भाई कांग्रेस की हुकूमत आती है अगर, तो वो ये 4-5 जगहों पर किसको रखती है, तो अब अच्छा, अब आप बीजेपी में जाओगे ही नहीं तो आप बात कैसे करोगे। मेरे पास लोग आते हैं, मैं बोलता हूं जिस पार्टी में जाना है जाओ, चाहे कांग्रेस में जाओ, समाजवादी में, लेकिन अपना वकार बना के रखो और अपनी पोजीशन के साथ जाओ। वहां पर बीजेपी में भी जाओ, अपनी पोजीशन बनाकर जाओ। लोगों का कहना है कि मोदी जी घबराते भी हैं और कतराते भी हैं मुसलमान से मिलने के। नहीं, बिल्कुल क्या राय है? बिल्कुल नहीं यार। मैंने उनको सीरत की किताब दी, पूरी पढ़ी उन्होंने, कुरान उनको मैंने दिया, पूरा पढ़ा, यानी इसलिए कि उसमें से जो हदीसें हैं ना जितनी, वो सीरत की किताब में, वो मोदी साहब को अजबर है, याद है। बल्कि मोदी साहब ने कुछ थोड़े टाइम पहले एक तकरीर की थी सूफी कॉन्फ्रेंस में भी, वो पूरी तकरीर मोदी साहब की खुद की थी, किसी ने लिख के नहीं दी थी, तो वो बिल्कुल जानते हैं। कुरान पढ़ा है उन्होंने, सीरत पूरी कई मरतबा पढ़ी उन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो पूरी रोज़े उससे जानते हैं। इसलिए कि मोदी साहब जो बड़े हुए हैं, वो वडनगर जो इलाका है, वो वडनगर में हम लोग सुन्नी बोरे हैं, यानी वो दाऊदी नहीं, सुन्नी बोरे, जो शिया नहीं, वो जो बोहरे हैं बम्बई में, वो नहीं, पूरे गुजरात में आपको मिलेंगे सुन्नी बोरे। और सुन्नी बोरे हमेशा, उनमें दो चीज़ें हैं, वो दीनदार भी बहुत होते हैं और बहुत एडवांस, यानी तालीम में भी बहुत आगे हैं। तो सुन्नी बोरे जो जहाँ होंगे तो वहाँ मस्जिद होगी, मकतब होगा। मोदी साहब वहीं पले बढ़े हैं, तो वो पूरे वाकिफ़ हैं मुसलमानों के सारी, उससे नमाज से, रोज़े से, सबसे वाकिफ़ हैं, यानी उनके लिए कोई, तो मोदी साहब का कतराने का सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं तो साथ में उनके गया था भाई, सबसे पहले हम जब वहाँ अबू धाबी गए तो मैंने कहा सर यहाँ की मस्जिद बहुत, बोले फ़ौरन चलना है अपनों को, तो मेरे साथ गुजारा उन्होंने, 1 घंटा गुजारा मस्जिद में, हालांकि कोई फ़र्ज वाजिब नहीं था। वहाँ जो मंदिर की ज़मीन मिली उसमें आपका कुछ रोल था? नहीं, मेरा नहीं, वो तो पहले से वहाँ उनका नहीं, यूएई की गवर्नमेंट का तो अपना एक है ही, वो कोई पैरवी करने वाला तो सर नहीं, उनके हैं, उनके लोगों के बड़े ताल्लुकात हैं। अच्छा सर, आपने शुरू किया था बाबरी मस्जिद, उस पर बाबरी मस्जिद की 4थी बरसी पे लंदन में आपने फ़ोन में कहा था एक, उससे आप एकाएक 4 साल बाद क्या हो गया, आपने कहा था वी हैव फॉरगेटन द बाबरी मॉस्क, you too should forget it, we have discussed the issue with Maulana Ali Mia and he agrees with us on this।
मैंने ये कहा था। और उसके बाद फिर इसी में आगे गूगल में है कि फिर आपने देखा वहां जो दर्शक थे वहां वो ठीक नहीं थे, तो आपने कुछ नहीं बोला। नहीं, बिल्कुल मैंने खुल के बोला था, मैं डरता ही नहीं हूँ। विकिपीडिया से नहीं, हाँ, मैंने डरता नहीं हूँ। वो जो था तो मैंने कहा ये अच्छा है, उरूस बनाते हो, ये 6 दिसंबर का उरूस, जैसे ख्वाजा साहब का उरूस चलता है, निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का, तो ये 6 दिसंबर का हमको नहीं चाहिए, ये 6 दिसंबर का उरूस नहीं चाहिए। ये कहा था, इसलिए कि ये कुछ लेते हो मेरी, कुछ निकालते हो। जो मैंने कहा था ना, मेरे लफ्ज अभी तक मुझे याद है कि ख्वाजा अजमेरी का करते हो, निजामुद्दीन औलिया का करते हो, वहां हाजी अली का करोगे, ये भी ऐसा हो जाएगा। तो हमको नहीं चाहिए ये कि 6 दिसंबर आवे, एक उरूस कर लो और ये हो जावे तुम्हारा क्या भाई हमने कर लिया। हमको नहीं चाहिए ये। 6 बाबरी मस्जिद नहीं है। अब बताओ कि क्या करने की जरूरत है आपको। सर अब एक और पॉलिटिकल सवाल है कि मोदी जी का ग्राफ, जो मीडिया बोल रहे हैं, ग्राफ थोड़ा गिर रहा है। अगर फुल मेजोरिटी नहीं आई तो फिर अगला प्रधानमंत्री कौन होगा तोड़ जोड़ में? देखिए, मेरा मानना यह है कि अभी जो हालात हैं, जो भी हैं, जो लोग जो बोल रहे हैं कि भाई कम सीटें आएंगी वगैरह, तो भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो बीजेपी ही होगी। जी जी, है ना जी। अच्छा, 145 सीट में यूपीए ने हुकूमत बनाई थी जी 2004 में। जी। तो मैंने ये देखा है, आप ऊपर से आ जाओ, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, मुफ्ती, सब हर जमाने में कभी इनके साथ कभी उनके साथ रहें, जी, हैं, पावर से दूर रहें। तो जब मोदी साहब आएंगे तो ये सब आ जाएंगे, क्योंकि सिंगल लार्जेस्ट कौन होगा? नहीं, सिंगल लार्जेस्ट तो बीजेपी होगी। तो मैं ये जो 2-3 नाम आ रहे हैं अभी, जैसे नितिन गडकरी आ रहे हैं, मैं देखिए राजनाथ सिंह आ रहे हैं, बीजेपी में जो मोदी साहब का जो कंट्रोल है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक नहीं है। तो मुझे नहीं लगता ये, यानी मेरा जो वो है उसमें मुझे नहीं लगता कि अगर बीजेपी की हुकूमत बनी अगर, तो मोदी साहब ही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। और ये जो हमारे उलमा जो कह रहे हैं कि दीन बचाओ, दीन भी खतरे में है सर। ऐसा है कि इस पे मुझे आप तो नहीं, मैं उस इस्लामिक, हाँ, मैं जानकारी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह की बात कहता हूँ। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ये फरमाते थे कि भाई अपने 2/6 के जिस्म पे तो इस्लाम ला। जब वो मुल्क में इस्लामी हुकूमत की ने जब लोग बात करते थे, बोले अपने 2/6 के जिस्म पे तो इस्लाम लाना नहीं है, मुल्क में इस्लाम लाना है। दीन खतरे में है मेरी वजह से, क्योंकि दीन पे मैं नहीं चलता। बिल्कुल बिल्कुल साहब, दीन पे मैं नहीं चलता। मुझे हैरानी होती है, अरे यार 80 साल का कम्युनिज्म इस्लाम को जब नहीं मिटा सका, जाके जरा देखो, मैंने तो जाके देखा है वहां, मैं हैरान हो गया। मैं ये सारे इलाकों में जब मैं गया और मैं वहां के बूढ़ों से मिला कि वो था कि कुरान अगर किसी के घर में एक सफ़ा निकल जाए कुरान का, तो उसको फांसी के फंदे पर लटकाया जाता था। तो जब वो हालात में इस्लाम मिटा नहीं, तुर्की में आप आइए, तुर्की में 30 साल ऐसे गुजरे कि वहां अजान नहीं होती थी, बल्कि 1953 में अदनान मेंडिस जो प्राइम मिनिस्टर ने अजान की इजाजत दी, उसको फांसी हुई उस पर। तो जहां पर इस्लाम को मिटाने के लिए यह कुछ हुआ, आज इस्लाम मिट गया तुर्की से? क्या रशिया से इस्लाम मिट गया? तो दीन को जो खतरा अगर है तो मेरी बदअमली की वजह से है। किसी की ताकत नहीं है कि दीन को कोई नुकसान पहुंचा सकता है, वो मैं पहुंचा रहा हूं। तो अगर आपके अंदर काबिलियत, ईमानदारी और अमानतदारी, ये ऐसा कॉम्बिनेशन है ना, डेडली कॉम्बिनेशन है कि आपके दुश्मन को भी आपके पैर में आना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जफर साहब, थैंक यू वेरी मच।